So let's move on our last topic, that is Dressler syndrome of acute coronary syndrome. अच्छा तो जी, ड्रेसलर सिंड्रोम जो है ना, हम पढ़े थे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो उसकी लेट कॉम्प्लिकेशन है ड्रेसलर सिंड्रोम। ये बुक में ज़रा थोड़ा मुख्तसर सा लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे करवा देती हूँ। अच्छा जी, एमआई जो है ना, जब होता है ना, तो एक तो हमने जो उसकी पूरी के वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक हमने देखा कि जी लेफ़्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो सकता है। फिर हमने देखा पेपिलरी मसल्स का रप्चर हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। मतलब ये सारी वो थी जो जल्दी जल्दी हो जाती हैं। ये एक कॉम्प्लिकेशन ऐसी है कि जी आपको एमआई के आपको नहीं, एमआई था पेशेंट को, और उसके कुछ वीक्स के बाद, लाइक यूँ समझ लें कि 7 वीक्स गुजर गए। 7 वीक्स के बाद जो है वो पेशेंट आपके पास आया कि जी डिफ्यूज़ चेस्ट पेन के साथ अगेन। ठीक है, अब उस बंदे को पहले भी एमआई हुआ था 7 हफ्ते पहले। ठीक है, या मिसाल के तौर पे ये है, हमारे पास 3 to 10 वीक्स का टाइम स्पेन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब इतनी देर के बाद ना ये होता है। अब उसको दोबारा से जब चेस्ट पेन हुई ना, तो उसने समझा कि जी मुझे एमआई हो गया, क्योंकि पहले भी हुआ है ना। इस बार वो इंटेलिजेंट था, उसने देखा यार पिछली बार कितना कुछ हुआ था। वो जल्दी जल्दी रश करके जो है ना, वो हॉस्पिटल में उसके आ गया, या उसके रिलेटिव्स जो हैं उसमें से कोई अटेंडेंट उसको ले आया। अब जब वो ये यहाँ पर आया ना, तो अब पहली कंडीशन जो थी ना, उसके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जी क्या दोबारा मुझे दिल का दौरा जो है वो पड़ गया, यानी री इन्फार्क्ट है ये। आपने क्या किया कि अगेन सबसे पहली फाइंडिंग चीज़ जो है, जो हम पेशेंट आया है चेस्ट पेन के साथ जो हम करते हैं ना, वो होती है ईसीजी एग्जामिनेशन के बाद। अच्छा, अब उसमें जब आपने देखा, आपने इसमें देखना था कि अगर देखो एमआई है, तो आपको इसमें पल्मोनरी एडीमा वाली फाइंडिंग्स मिलेंगी। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा डेवलप होता है। तो आपने क्या देखा कि आपको कोई क्लिनिकली ना, आपने जब चेक किया तो आपको कोई पल्मोनरी एडीमा वाली कोई फाइंडिंग्स नहीं मिली। आपने जब ऑस्कल्टेशन की उसकी, तो आपको मिला पेरिकार्डियल फ्रिक्शनल रब मिला आपको। ठीक है, अब ये एक पॉजिटिव फाइंडिंग थी जो आपको मिली। आपने बाद में उसकी देखी S1 और S2। ठीक है, तो आपको ये भी नॉर्मल मिली, S2 भी नॉर्मल मिली। अब आपको पता है कि एमआई जब होता है ना, तो S1 S2 नॉर्मल नहीं होती, बल्कि उसमें आपको ना नैरो सुप्लेट या वाइड सुप्लेट मिलती है, डिपेंडिंग ऑन के एमआई किस साइड का। तो अब आपको नॉर्मल S1 S2 मिली है, कोई S3 S4 आपको नहीं मिल रही। फिर उसके बाद आपने उसकी ना चेस्ट सुनी। आपने जब देखा कि जी चेस्ट देखते हैं, इसके लंग्स जो है उसके अंदर क्रैकल्स वगैरह होंगे अगर पल्मोनरी एडीमा वगैरह है। तो जब आपने चेस्ट सुनी तो वो बायलेटरली क्लियर थी, यानी कि चेस्ट में कोई ऐसा मसला नहीं चल रहा। हार्ट साउंड्स नॉर्मल है। ठीक है, इट मीन्स के हार्ट जो है वो उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं चल रहा। अच्छा, फिर इसके बाद ना आपने दस्ती जो है वो उसकी ईसीजी करवाई। अब जब आपने इसकी ईसीजी करवाई ना, तो ईसीजी पे अच्छा आपको नॉर्मल तो जो है वो पता है ना कि ये होता है, ये नॉर्मल है। ठीक है, कि अब आपको उसमें क्या मिला कि एक तो आपको उसमें इस तरह से जो है ना वो मिलता है कि ये QRS ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ST एलिवेशन मिलती है इसमें। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो है ना इसमें आपका ना देखें कि एक ख़ास किस्म है कि एक कॉनकेव है, ऊपर से अंदर को गई हुई है। ठीक है, यानी ST तो ऊपर को उठा हुआ है, ये जो सेगमेंट आपका Q, ठीक है, RS, और ये यहाँ पे आपका T, तो ST सेगमेंट जो है वो आपका ऊपर को तो उठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या है कि ये कॉन्वेक्स नहीं है, कॉनकेव है। जो हमने स्टेमी पढ़ा था ST एलिवेशन MI, उसमें जो हमने ECG देखी थी वो कैसी देखी थी कि वो ऐसे जाके ऐसे आती थी। ठीक है, टी वेव इन्वर्जन भी उसमें देखने को मिलती है। खैर, अब उसमें टी जो आपका जो ST होता है ना, वो ऐसे कॉन्वेक्स होता है, ऊपर को बाहर को ऐसे है। यहाँ पर आप गौर करें तो इसमें क्या होती है, कॉनकेव होती है। अच्छा, आपको इसमें ST एलिवेशन मिली और वो कॉनकेव थी। दूसरी चीज़ जो आपको ECG में मिली ना, वो थी आपकी कि PR जो है ना, आप देखें PR कैसे होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है ना ऐसे। तो अब ये किस तरह गया हुआ है, ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना PR जो है वो डिप्रेशन होता है, तो PR डिप्रेशन मिला आपको। ठीक है, अब आपने देखा कि कितनी लीड्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो आपने जब चेक की तो तकरीबन ऑल लीड्स में आपको देखने को मिला एक्सेप्ट 1 लीड, और वो लीड कौन सी थी, AVR। अच्छा, अगर आपने ECG का थोड़ा बहुत जो नॉलेज है ना आपको कि कौन से वेक्टर्स कहाँ पे लगते हैं, तो AVR ये वो वाला जो है ना लीड होती है जो आपके
मतलब राइट साइड पर लग रही होती है, जिसकी वजह से जो है ना आपका जो वेक्टर है ना ये इसको प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, मतलब इसमें नेगेटिव जो है ना वो आती है। सारी फाइंडिंग्स मतलब जो आपको पॉजिटिव वेव्स जो ऊपर मिलती है ना पी क्यू आर एस टी, इसमें नॉर्मली जो है ना वो उल्टी वेव्स आ रही होती हैं इसमें ए वी आर में, तो इसलिए आपको इसमें नहीं मिली। अच्छा, अब जो है ना आपने इसमें देखा कि ऑल लीड्स में आपको एस टी एलिवेशन मिली इन ऑल लीड्स एक्सेप्ट ए वी आर, या पी आर डिप्रेशन इन ऑल लीड्स एक्सेप्ट ए वी आर में वैसे भी उल्टा होता है सारा कुछ। अच्छा, अब जो है वो आपने देखा कि अच्छा ये सारा कुछ है, आपने जो है ना कहा कि अच्छा ईसीजी तो इसकी ये थोड़ी सी मुझे बता रही है कि जी ये नॉर्मल वाला स्टेमी तो नहीं है ना, इस तरह का कुछ सी और में होता है। आपने इसके करवाए कार्डियक बायोमार्कर्स, ठीक है, क्योंकि अब वो हम साथ ही भेज देते हैं सैंपल विड्रॉ करवा के, जो भी मसला हो, चाहे एंजाइना के साथ ही पेशेंट आए हम तब भी कार्डियक बायोमार्कर्स उसके भेज देते हैं कि जी पहले तो नहीं पता होता ना कि एंजाइना या क्या है, चेस्ट पेन के साथ आपके पास पेशेंट आता है। आपने जब कार्डियक बायोमार्कर्स करवाए ना तो ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, आपको इनके वैल्यूज़ जो है ना वो नॉर्मल मिली, ठीक है। इसका मतलब था ये एलिवेटेड नहीं थे, इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट एम आई, ठीक है। आप पेशेंट के पास गए, ना तो लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा डेवलप होना कुछ हो रहा है, और आपने उन्हें कहा कि जी आप रिलैक्स कर जाए, परेशान होने की बात नहीं है। आपने उनके मिस फॉर एग्जाम्पल इट्स 65 ईयर ओल्ड पेशेंट, उनका बेटा जो है वो उनके साथ था, और आपने उनसे कहा कि बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं। और आपसे कहेगा कि जी डॉक्टर साहब फिर मसला क्या है, मेरे अब्बू को दिल का दौरा पड़ा है, क्या हुआ है, तो आप उसे बताएंगे कि नो इट्स नॉट री इन्फेक्शन, ये ऑटोइम्यून पेरिकार्डाइटिस है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम, ठीक है। ये एमआई की लेट कॉम्प्लिकेशन है जो 3 से 10 हफ्ते के बाद होती है, या मतलब लेट पेशेंट प्रेजेंट करता है, इनके अंदर अंदर हो सकती है। और इसका ट्रीटमेंट के लिए ना हम क्या देते हैं, एस्पिरिन देते हैं, ठीक है, और इसकी डोज जो है ना वो होती है 650 mg, ठीक है। और हाँ, ये हमने कुछ दिन तक जो है ना वो चलानी होती है, टीडीएस देते हैं, ठीक है। अब देखो कि इसके अंदर हमारे पास पेशेंट के अंदर यहाँ पे क्या था, पेशेंट वैसे स्टेबल था, यानी उसके वाइटल्स में हमें कोई मसला उस तरह का नहीं मिला, उसकी चेस्ट बायलेटरली क्लियर थी। हमें ऑस्कल्टेशन पे एक फाइंडिंग मिली कि पेशेंट के अंदर पेरिकार्डियल फ्रिक्शनल रब मिला हमें। फिर हमने जब ईसीजी की तो हमें ईसीजी पे एक अनयूजुअल फाइंडिंग मिली कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन है इन ऑल चेस्ट लीड्स एक्सेप्ट एवीआर, और पीआर डिप्रेशन है। फिर इसके अलावा हमने देखा कि जी कार्डियक बायोमार्कर्स जब आए तो वो नॉर्मल थे, तो इट्स ऑटोइम्यून पेरिकार्डाइटिस, और आप इसमें एस्पिरिन जो है ना हाई डोज एस्पिरिन 650 mg वो देते हैं। अब इसमें एक वो चीज़ आती है कि इसमें ना एक और चीज़ होती है यहाँ पे एनसेड्स या स्टीरॉइड्स, ये अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है। अब स्टीरॉइड्स जो है ना वो आपको पता है इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और फिर हमारे अभी एमआई भी हुआ हुआ है पेशेंट को, ठीक है, हो सकता है पेशेंट 3rd वीक पे आपके पास प्रेजेंट करे इसके साथ। तो एमआई जब हुआ था तो तब उसका जो वो वाला जो अब स्कार बन रहा है तो ये उसके साथ जो है ना वो मसला करेगा, तो अभी ज़रूरत नहीं है आपको स्टेरॉइड्स देने की। तो एस्पिरिन जो है ना वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, फर्स्ट लाइन जो है ना वो एस्पिरिन होती है। स्टेरॉइड्स को अभी नहीं देना चाहिए, ये आपके हार्ट के साथ जो है वो इंटरफेयर करेगा, स्कार अच्छा नहीं बनेगा, और फिर बाद में वहाँ पे मसला आएगा।